अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जवेद इकबाल मुगल का जिक्र करेंगे, जिसने 100 बच्चों को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करके तेज़ाब के ड्रमों में डालकर तल्फ कर दिया था। जवेद इकबाल मुगल, जो कि एक अमीर ज़ादा था, एक आलीशान बंगले और 4 कारों के मालिक ने यह भयानक और लर्जा खेज जुर्म, जिसने पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया था, क्यों किया था? इसकी क्या वजह थी कि वो सीरियल किलर बना? उसने बच्चों से जिनसी ज़्यादती करने के लिए क्या क्या तरीक़ा कार अपनाए और इसका क्या अंजाम हुआ? ये तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ KPK, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जवेद इकबाल मुगल उर्फ कुकड़ी लाहौर स्टॉक मार्केट के एक ताजर मोहम्मद अली मुगल का बेटा था। जवेद इकबाल मुगल की 2 बहनें और 3 भाई थे। जवेद इकबाल मुगल सबसे छोटा था। कमज़ोर होने की वजह से मोहल्ले में कुकड़ी के नाम से मशहूर था। पैसे की कोई कमी ना थी। वालिद ने लड़कपन में ही 200 सीसी हैवी बाइक लेकर दे दी थी। जवेद इकबाल इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से FA कर रहा था तो उसके वालिद ने शादबाग लाहौर में एक शानदार बंगला खरीदकर बेटे के नाम कर दिया। जवेद इकबाल काम के बहाने इस घर में लड़के लाने लगा। जवेद इकबाल पजीरो गाड़ी में घूमता। इसके गैराज में 4-4 गाड़ियां खड़ी रहती थीं, इसलिए इसे शिकार घेरने में कोई दिक्कत ना होती। जवेद इकबाल छोटे लड़कों को करीब लाने के लिए नित नए जाल बिछाना खूब जानता था। जवेद इकबाल ने जिनसी हवस मिटाने और नए शिकार हासिल करने के लिए वीडियो गेम्स की दुकान खोल ली। बच्चों को मुफ्त टोकन देकर करीब लाता। एक और तरीका वारदात ये था कि वो वीडियो गेम्स की दुकान के फर्श पर जानबूझकर एक नोट गिरा देता। जब कोई बच्चा ये नोट उठाकर जेब में डाल लेता तो फिर सबकी तलाशी होती और पकड़े जाने वाले बच्चे को साथ वाले कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता और वो नोट भी उसे दे देता। इस तरह जवेद इकबाल ने फिश एक्वेरियम की दुकान खोली। लड़कों को अपनी तरफ माइल करने के लिए जिम बनाया। शादबाग में फेयर प्राइस शॉप खोली जहां मार्केट से सस्ती चीज़ें दस्तयाब होती। सनी साइड स्कूल के नाम से एक स्कूल खोला। जवेद इकबाल ने महकमा पुलिस से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए माहाना मैगजीन एंटी करप्शन क्राइम निकाला, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यू शाया किए जाते। 90 की दहाई में कलमी दोस्ती का कल्चर आम था और मुख्तलिफ रसाइलो जराइद में पेन फ्रेंड्स के प्रोफाइल शाया हुआ करते थे। जवेद इकबाल ने इस सिलसिले को भी शिकार ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया। कलमी दोस्ती के बहाने लड़कों से तस्वीरें मंगवाता, शॉर्ट लिस्ट करता और फिर टारगेट करके चंद लड़कों को परफ्यूम्स, घड़ी और मुख्तलिफ महंगे तोहफे बेचकर मिलने के लिए बुलवाता। घर वालों की तरफ से शादी के लिए दबाव डाला गया तो जवेद इकबाल ने अपने एक माशूक लड़के की बहन से शादी कर ली ताकि उस लड़के से मेल जोल पर कोई इतराज ना रखे। ये शादी ना चल सकी। जवेद इकबाल, जिसको उसके जानने वाले इवल जीनियस कहते थे, सन 1990 में उस पर पहला पर्चा दर्ज हुआ जो कि थाना शादबाग लाहौर में था, जिसके बाद जवेद इकबाल फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसके वालिद और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग 7 दिन तक थाने में रहे मगर जवेद इकबाल पेश ना हुआ। उसके बाद पुलिस ने शादबाग में जवेद इकबाल के बंगले में छापा मारकर उसके महबूब लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर जवेद इकबाल ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी दे दी। कुछ अरसे बाद जवेद इकबाल जमानत पर रहा हो गया और यूं ये मामला रफा दफा हो गया। जवेद इकबाल मुगल ने शादबाग लाहौर में रहते हुए एक बाअसर ख़ानदान के लड़के से ज़्यादती की तो उसे जान छुड़वानी मुश्किल हो गई। पंचायत में माफ़ी तलाफ़ी के बाद तय पाया
کہ سٹامپ پیپر پر وہ نہ صرف معافی نامہ لکھ کر دے بلکہ آئندہ اس طرح کی حرکات سے باز آنے کا وعدہ بھی کرے۔ جاوید اقبال نے سٹامپ پیپر پر دستخط کر دیے تو اس سٹامپ پیپر کی کاپیاں پورے محلے میں تقسیم کی گئیں۔ سن 1993 میں جاوید اقبال کے والد وفات پا گئے تو جاوید اقبال پر یہ علاقہ چھوڑنے کا دباؤ بڑھ گیا۔ جاوید اقبال کے پاس والد کی وراثت کی جائیداد کے علاوہ 35 لاکھ روپے نقد موجود تھے، جس پر جاوید اقبال نے شاہدرہ لاہور کے علاقے رانا ٹاؤن میں ایک عالی شان بنگلہ تعمیر کروایا جس میں سوئمنگ پول بھی تھا۔ رانا ٹاؤن کا یہ گھر جاوید اقبال کی عیاشیوں کا اڈا بن گیا، مگر کچھ عرصہ بعد جاوید اقبال کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس نے فتح گڑھ غازی آباد میں ویڈیو گیمز کی دکان کھولی۔ ستمبر سن 1998 میں ایک دن جاوید اقبال اپنی دکان میں اپنے ملازم لڑکے کے ساتھ موجود تھا تو اس کی زیادتی کے شکار ایک لڑکے نے بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاوید اقبال پر حملہ کر دیا، جس کی بنا پر جاوید اقبال اور اس کا ملازم دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ جاوید اقبال جنرل ہسپتال لاہور میں 22 دن زیر علاج رہا۔ اسی دوران جاوید اقبال کے ملازم کے والدین نے جاوید اقبال پر اپنے بیٹے سے جنسی زیادتی کا پرچہ بھی درج کروا دیا۔ جاوید اقبال کو ہسپتال سے آتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور وہ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد ایک بار پھر ضمانت پر رہا ہو گیا۔ جاوید اقبال جب ہسپتال میں داخل تھا تو اس کے علاج کے لیے نہ صرف اس کا عالیشان گھر بیچنا پڑا بلکہ گاڑیاں بھی فروخت کر دی گئیں، جس سے جاوید اقبال کنگال ہو گیا۔ دوران حراست پولیس نے بھی اسے تشدد کا نشانہ بنایا، چنانچہ اب اس نے معاشرے سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راوی روڈ پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور داتا دربار لاہور پر گھومتے بے آسرا بچوں کو یہاں لا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ جب اس کا دل بھر گیا اور وہ اس کام سے اکتا گیا تو اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے DIG آفس کا رخ کیا۔ جب پولیس حکام نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا تو جاوید اقبال نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خط لکھا۔ جاوید اقبال کا وہ خط جو قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جنگ اخبار کو لکھا گیا تھا، اس خط کو بھی پولیس نے سنجیدگی سے نہ لیا، مگر روزنامہ جنگ کے دفتر میں اس خط پر غور ہونے لگا۔ کرائم رپورٹر جنگ نے خط پر لکھے گئے ایڈریس پر جا کر معاملات کی تحقیقات کی۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا، مگر کرائم رپورٹرز دیوار پھلانگ کر اندر کود گئے۔ گھر میں بچوں کی تصاویریں، جوتے، کپڑے، تیزاب کے ڈرم اور ایسے تمام شواہد موجود تھے جن سے جاوید اقبال کے دعووں کی تصدیق ہوتی تھی۔ مقامی پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جاوید اقبال روح پوش تھا اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جاوید اقبال کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں پولیس اسے مقابلے میں پار نہ کر دے، اس لیے اس نے روزنامہ جنگ کے دفتر آ کر گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا۔ جاوید اقبال 30 دسمبر سن 1999 کو روزنامہ جنگ کے ڈیوس روڈ لاہور والے دفتر میں آیا۔ جاوید اقبال گرفتار ہو گیا اور اگلے روز کے اخبار میں اس کے لرزہ خیز واقعات کی تفصیلات شائع ہوئیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بھونچال آ گیا۔ جاوید اقبال سے ایک ڈائری بھی برآمد ہوئی جس میں جنسی زیادتی کے بعد قتل کیے گئے بچوں کے نام اور تصویریں موجود تھیں۔ جاوید اقبال نے بتایا کہ وہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کر تلف کر دیتا تھا اور پھر ان کو سیوریج میں بہا دیتا تھا۔ جاوید اقبال نے نہایت شفقت سے کہا کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں، اسے اس دنیا سے نفرت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ چاہتا تو 400 سے زائد بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر سکتا تھا۔ جاوید اقبال کے 2 ساتھی بھی گرفتار ہوئے، جس میں سے ایک نے CIA کی 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ جاوید اقبال کے ساتھ ساتھ اس کے 3 ساتھیوں پر بھی مقدمہ چلایا گیا جن پر الزام تھا کہ وہ جاوید اقبال کے سہولت کار تھے۔ ان میں ایک کی عمر 17 سال، ایک کی 15 سال اور ایک کی 13 سال تھی۔ عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی تو جاوید اقبال نے بار بار بیان بدلنا شروع کیے۔ پہلے اس نے کہا کہ یہ الزام قبول کرنے کا مقصد بچوں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرنا تھا۔ دوسرے بیان میں کہا اس کے دوستوں نے بچوں کو اغوا کر کے قتل کیا اور اس نے یہ الزام اپنے سر لیا۔ پھر 9 مارچ سن 2000 کو ہونے والی سماعت کے موقع پر وہ اپنے تمام سابقہ بیانات سے مکر گیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے نہ تو کسی بچے سے زیادتی کی ہے اور نہ قتل کیا ہے۔
तफ्तीश के दौरान 74 बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों की शिनाख्त कर चुके थे और दीगर वाक़याती शहादतों और सबूतों से भी इस बात की तस्दीक हुई थी कि उसने बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाने के बाद नहायत ज़ालिमाना अंदाज में कत्ल किया है, मगर अब अपनी जान बचाने के लिए इनकार कर रहा है। 16 मार्च सन 2000 को अदालत ने जावेद इकबाल और उसके साथियों को एक ऐसी सज़ा सुनाई कि एक नई बहस शुरू हो गई। ट्रायल कोर्ट ने जावेद इकबाल को शहादतें मिटाने पर 700 साल की कैद सुनाई, जबकि 100 बच्चों को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करने के जुर्म में मीनार पाकिस्तान लाहौर ले जाकर बच्चों के वालिदैन की मौजूदगी में सरेआम फांसी देने का हुक्म दिया और कहा कि पहले इसी जंजीर से इसका गला घोंटा जाए जिससे वो बच्चों को कत्ल किया करता था, फिर इसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और इन टुकड़ों को वैसे ही तेज़ाब के ड्रमों में डाला जाए जैसे ये सफाक कातिल मासूम बच्चों की लाशें तेज़ाब में डालकर तलफ कर दिया करता था। जावेद इकबाल के शरीक मुल्ज़म साजिद को 686 साल कैद और सजाए मौत सुनाई गई। 15 साल नदीम को 186 साल कैद, जबकि 13 साल साबर को 42 साल कैद की सजा सुनाई गई। 8 अक्टूबर सन 2001 जावेद इकबाल और उसके शरीक मुजरम साजिद उर्फ गुड्डू ने पुरसरार अंदाज में खुदकुशी कर ली। कोट लखपत जेल में ब्लॉक बी में अलग-अलग सेल में कैद जावेद इकबाल और साजिद के बारे में बताया गया कि उन्होंने बेड शीट्स को फंदा बनाकर एक साथ खुदकुशी की। अलबत्ता दोनों का पोस्टमार्टम करने पर मालूम हुआ कि दोनों के हाथ और पाँव के नाखून नीले हो चुके थे, मुंह से खून आ रहा था और मौत से पहले इन पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया था। जावेद इकबाल के ख़ानदान के किसी फ़र्द ने उसकी लाश वसूल न की और बताया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। यूं जावेद इकबाल को लावारिस ही दफना दिया गया। जावेद इकबाल के दीगर 2 शरीक मुजरमों की अपीलों में समाअत का सिलसिला चलता रहा और 17 अप्रैल सन 2007 को वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस ने दोनों को बरी कर दिया। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी खराब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद जलीलो ख्वार होता है बल्कि अपने घर वालों को भी अजियत में मुब्तला करने का बायस बनता है। जुर्म की दुनिया दूर ही से अच्छी लगती है, जब इंसान इसमें दाखिल होता है तो फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है ताकि वो इनसे सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें, अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और उनका नाम उनके ख़ानदान के लिए बायसे फ़ख्र होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।